नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। आज पाकिस्तान में सन्नाटा पसरा है, मातम पसरा है। मातम तो कश्मीर के कुछ इलाकों में भी पसरा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसा इन दोनों जगहों में माना जा रहा है कि उनके आका, उनके सब कुछ आज इस दुनिया में नहीं रहे। हालांकि ये सच है कि पाक परस्त हुर्रियत नेता वयोवृद्ध जरूर थे, यासिर जिलानी, अहमद शाह अब हमारे बीच नहीं रहे। ये इमरान खान कह रहे हैं कि अहमद शाह गिलानी हमारे बीच नहीं रहे, इसलिए कश्मीर का मूवमेंट अब बहुत मुश्किलों भरा या मुश्किलों के दौर में पहुंच गया है। बड़ा सवाल है कि कश्मीर में किसी नेता की मौत होती है और सबसे ज्यादा दर्द पाकिस्तान को होता है। और बात यहीं तक नहीं, कश्मीर के नाम पर जो दर्द पाकिस्तान बांटता है, वहां पर बाकायदा शोक दिवस मनाया जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि अहमद शाह गिलानी अब इस दुनिया में नहीं रहे। सबसे पहले तो खबर मैं आपको ये शेयर करता हूं कि 92 वर्ष की उम्र में अहमद शाह गिलानी इस दुनिया से जुदा हुए, अर्थात उनकी मौत हो गई। 60 के दशक से भारत की जमीन पर भारत की रोटी खा रहे अहमद शाह गिलानी हमेशा एक नेता के तौर पर, हुर्रियत के नेता के तौर पर, कश्मीरी नेता के तौर पर बहुत सम्मान पाते रहे, लेकिन हमेशा भाषा वही बोलते रहे जो पाकिस्तान ने चाहा। और इसलिए आज उनकी मौत पर इमरान खान को दुख है, भारत विरोधी पाक परस्तों को दुख है, और कश्मीर में अभी भी कुछ बचे कुचे सपोले जिन्हें बहुत दर्द हो रहा है, उन्हें दुख है। इसलिए एक दूसरी खबर आपके साथ मैं चर्चा कर रहा हूं, और वो ये है कि पूरे कश्मीर में आज एक कर्फ्यू जैसी स्थिति है, क्योंकि अहमद शाह गिलानी की मौत के बाद जो मातम पसरा है, जो मातम पुरशी करनी है, उसमें कहीं इतना दुखी न हो जाए कुछ लोग कि वो सड़कों पर उतर जाएं और इस मौत के बदले अपनी व्यथा व्यक्त करने के लिए बहुत कुछ करने न लग जाए। ये प्रशासन को अंदेशा है। लेकिन बड़ा सवाल है कि अहमद शाह गिलानी की मौत भारत में हो रही है और सबसे ज्यादा दुख पाकिस्तान को हो रहा है। क्यों? क्योंकि अहमद शाह गिलानी वे हुर्रियत के वो नेता हैं। वैसे तो हुर्रियत के जितने भी नेता रहे हैं वो पाकिस्तान की ही भाषा में बोलते रहे हैं, और उनका एकमात्र एजेंडा हमेशा रहा है कि कश्मीर का मसला भारत और पाकिस्तान के बीच में है। जब भारत ये कहता है कि भारत और कश्मीरियों के बीच में तो कोई तल्खी हो सकती है, कोई समस्या हो सकती है, कश्मीरी नेताओं के मन में अगर कोई शंका सुबह है तो उसको दूर किया जा सकता है। इसलिए मतभेद को दूर करने के लिए सरकारों को प्रयास करना चाहिए। लेकिन हुर्रियत जो पिछले 1.5 साल से प्रसंगहीन हो गई है, जो संदर्भहीन हो गई है, जो अब किसी भी लायक नहीं रह गई है, इस स्थिति में ला दी गई है क्योंकि उसका सच सामने आ गया जब धारा 370 और 35 से खत्म हो गया। क्यों? वो इसलिए कि हुर्रियत के जितने भी नेता रहे, उनकी ब्रीफिंग भारत के पाकिस्तान हाई कमीशन से हुआ या सीधे सीधे इस्लामाबाद या पाकिस्तान की खुफिया संस्था ISI के निर्देश के बाद वो कश्मीर पर कोई मूवमेंट चलाते थे, वो कश्मीर पर कोई एजेंडा बनाते थे, और वो कश्मीर पर कोई कार्य करने के लिए युवकों को प्रोत्साहित करते थे, युवकों को भड़काते थे। और यहां तक कि कश्मीर पाक के भरोसे रखकर कश्मीरियत को आजाद कराने का मूवमेंट अगर किसी ने कंसेप्ट के रूप में दिया तो वो अहमद शाह गिलानी थे, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। एक भारतीय होने के नाते एक बुजुर्ग व्यक्ति गया, इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन हम श्रद्धांजलि नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि यह व्यक्ति कश्मीर की शांति, वहां की सुरक्षा, वहां के अमन और चैन, और बड़ा सवाल जिस कश्मीरियत जमहूरियत की बात की जाती है, उसके लिए हमेशा नासूर बना रहा। और ज्यादातर समय इस व्यक्ति का जेलों में कटा या नजरबंदी का दौर रहा।
और मैं अब आपसे एक महत्वपूर्ण बात वो ये चर्चा करना चाहता हूं कि अहमद शाह गिलानी हुर्रियत नेता के रूप में जब दिल्ली आते थे, क्योंकि दिल्ली के खिड़की गांव में इनकी लड़की रहती हैं और वहां पर ये बाकायदा आते थे, और उस दौर में एक पत्रकार के तौर पर 2 बार इनसे मेरी मुलाकात भी हुई और देश और दुनिया और खास करके कश्मीर को लेकर के बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर लगभग घंटों बात हुई, जो आज भी नज़ीर है। और इनसे जो भी मैंने सवाल किए और जितना मैंने इनके व्यक्तित्व को जाना समझा, ये व्यक्ति अंतरात्मा से तो जानता था कि ये गलत रास्ते पर था, बावजूद इसके कि पाकिस्तान परस्ती करना इस व्यक्ति की मजबूरी थी, क्योंकि पाकिस्तान के हिसाब से अगर ये व्यक्ति नहीं चलता तो कश्मीर की राजनीति में इसे बिल्कुल किनारे कर दिया जाता। और यही कारण था कि अहमद शाह गिलानी वही बोले जो कश्मीर में बोलने के लिए पाकिस्तान ने कहा। और जब पाकिस्तान की भाषा बोलते थे अहमद शाह गिलानी, तो सीधे सीधे कहते थे कि कश्मीर की आज़ादी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान चाहता है। बड़ा सवाल है कि जब कश्मीरियत और जमहूरियत की बात थी और भारत और कश्मीर के लोगों के बीच बात थी, तो हुर्रियत का ये नेता हमेशा पाकिस्तान की परस्ती करने के लिए क्यों कहता था? शायद यही वो सवाल है जिनके कारण मैं अहमद शाह गिलानी को कम से कम एक भारतीय होने के नाते उन्हें श्रद्धांजलि नहीं दे जा सकता, क्योंकि इस व्यक्ति ने जिस तरीके से भारतीय संविधान और कश्मीरियत को पाकिस्तान के इशारों पर खत्म करने की कोशिश की और वहां युवकों में जहर घोलने की कवायद की, उसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। और हमेशा गिलानी ये मानते रहे कि वो मजबूर हैं बोलने के लिए। मेरे साथ इस समय एक वरिष्ठ पत्रकार हैं धर्मेंद्र पांडे जी, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और अहमद शाह गिलानी की मौत पर मैं भी उनसे कुछ सवाल करूंगा, लेकिन एक पत्रकार होने के नाते और एक भारतीय होने के नाते अहमद शाह गिलानी का व्यक्तित्व जितना व्यक्तिगत रूप से मैं समझ पाया, कम से कम मैं श्रद्धांजलि नहीं दे सकता। इतना जरूर कहूंगा कि कश्मीर में अमन चैन कायम होने के रास्ते खुल गए हैं। हो सकता है कि जो हुर्रियत गिलानी के कारण भटक चुकी थी, वो हुर्रियत भी अब अपनी औकात में आए। और सबसे बड़ी बात, जो इमरान खान आज इस्लामाबाद में बैठ करके मातमपुरशी कर रहा है, शायद उसे भी पता होगा कि अब उसका एजेंट अहमद शाह गिलानी इस दुनिया में नहीं रहा। बात बहुत तल्ख है, लेकिन सच है और कड़वा सच है। हेमंत पांडे जी, अगर आप मुझसे जुड़े हुए हैं, धर्मेंद्र पांडे जी माफ करिएगा, क्या कहना चाहेंगे? अहमद शाह गिलानी अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो उस पर जो है दुख होता है और अफसोस होता है, क्योंकि जब तक व्यक्ति दुनिया में है तब तक उससे किसी तरीके की जो है हम ईर्ष्या या कोई दुर्भावना रख सकते हैं। लेकिन एक बात बड़ी बिल्कुल सत्य है कि जो है अहमद शाह गिलानी पूरे जीवन भारतीय नीतियों का, भारतीय परंपराओं का और कश्मीर से कश्मीरी हिंदुओं के पलायन में अगर सबसे बड़ा कोई जो है वहां पे किरदार था, तो अगर ये व्यक्ति ऐसा था तो हम इतना सॉफ्ट कॉर्नर क्यों रखें? ये कश्मीर के लिए नासूर था। मेरा तो सवाल सीधा सीधा है पांडे जी। कश्मीर के लिए 100% नासूर थे। कश्मीर और कश्मीरियत के दुश्मन थे, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन चूंकि भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति जो है वो
सभ्यता और का एक जीवंत उदाहरण है। हमारी संस्कृति में जो है जब तक व्यक्ति जीवित रहता है तब तक उससे किसी तरीके के दुर्भावना या ईर्ष्या भाव भले हो, लेकिन उसके बाद नहीं रहती है। अब ये रह गई, जहाँ तक रही पाक परस्त और पाक नीति के हिसाब से इसका भरण पोषण हुआ। इनके जो लालन पालन और इनका जो पूरा खर्चा चलो आराम की जो जिंदगी चली है, उसमें कहीं न कहीं जो है भारतीय धन का तो दोहन इन लोगों ने किया कश्मीर के नाम पे, लेकिन भारतीयता और भारतीय संस्कृति को कभी माना नहीं। कश्मीर और कश्मीरियत के ये एक तरह से कट्टर दुश्मन थे। मैं आपको व्यक्तिगत जिंदगियों को इन्होंने दांव पे लगाया। मैं आपको व्यक्तिगत अनुभव बताता हूं पांडे जी। मैं 2 घंटे लगातार इनका इंटरव्यू किया हूं, और एक बार नहीं कम से कम 2 या 3 बार, और खिड़की गांव ये आया करते थे अपने लड़की के यहाँ, और बाकायदा मेरी मुलाकात हुई है। और अहमद शाह गिलानी को व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत जानता हूं, आज भी वो इंटरव्यू के वो अंश पड़े हुए हैं, सार्वजनिक हैं। इस व्यक्ति से मैंने एक सवाल किया था, और इसीलिए जब मैं ये स्क्रीन पर बात कर रहा हूं कि कम से कम श्रद्धांजलि या श्रद्धा के या आदर के कोई शब्द इस व्यक्ति के प्रति मेरे मुंह से नहीं निकल सकते, मैं उस सवाल का जिक्र करता हूं। मैंने कहा था कि कश्मीर में बेगुनाह मारे जा रहे हैं, आप वयोवृद्ध हैं, आपने हुर्रियत के रास्ते पर जिस कश्मीरियत को महफूज रखने की बात की है वो पाकिस्तान के रास्ते आती है, संभव कैसे है? तो इन्होंने कहा था कि पाकिस्तान ही वो देश है जिसके कारण हमारी सांस चल रही है। ऐसे नेता को हम श्रद्धा भाव से उसका नाम लेंगे। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ, और अहमद शाह गिलानी जैसे जो है राष्ट्र विरोधी शक्तियों को हम भी कभी जो है उनको श्रद्धा के फूल नहीं, हम ही नहीं, पूरा भारतीय जो समाज है, जो हमारी संस्कृति है, उसमें कोई उनको श्रद्धा के फूल, आज आपने देखा होगा तो अखबारों ने भी एक बहुत छोटी सी लाइन दी है, किसी मीडिया ने उनको कोई वो नहीं किया। हाँ, ये जरूर है कि पाकिस्तान में, चूंकि पाकिस्तान जो है मौके की फिराक में रहता है, और पाकिस्तान में उनके नाम के हो सकता है वहाँ पे श्रद्धांजलि सभाएं, वहाँ पे शोक दिवस है, पाकिस्तान में शोक दिवस है, तभी तो, इसलिए तो मैं इस पर चर्चा कर रहा हूँ। तो ये देखो, पाकिस्तान तो उन सभी लोगों को अपने जो है सीने से लगाता है जो भारतीय नीतियों के खिलाफ या भारतीय समाज के खिलाफ कार्य करें और देश के खिलाफ कार्य करें। उनके लिए सबसे, दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कोई जो है आरामदायक जो है जगह है दहशत गर्दों के लिए, तो केवल पाकिस्तान है। और ये एक तरह से हुर्रियत कॉन्फ्रेंस भारतीय सरजमी पे तालिबान का एक स्वरूप हमेशा से मानी जाती रही है। जो आज तालिबान जो है अफगानिस्तान में जिस तालिबान के हाथ सत्ता लगी है, तो वही सोच, वही जो है मानसिकता हुर्रियत के दोनों धड़ों की है। मैं ये धड़े की जो अभी हुर्रियत के जो है 2 धड़े हो गए। खैर धर्मेंद्र जी, ये विधि का विधान है, मौत और जीवन शायद जिंदगी के या सत्य के एक अटल सत्य के 2 पहलू हैं। बड़ा सवाल ये है कि हुर्रियत, एक पत्रकार के तौर पर आप माने कि अहमद शाह गिलानी के इस दुनिया से चले जाने के बाद हुर्रियत का रूप रंग बदलेगा? हुर्रियत का रूप रंग नहीं बदल सकता। हुर्रियत का रूप रंग जो है, तो अब कश्मीर का रूप रंग वो बदल रहा है भारत सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति से। हुर्रियत जो है वो कश्मीर के अंदर एक कैंसर की तरह है, नासूर है। नासूर कभी ठीक नहीं होते हैं, आप अच्छे से मेरे से अच्छा जानते हैं। नासूर का इलाज पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे वर्ल्ड में नहीं है। इस नासूर का कोई इलाज नहीं। इस नासूर का इलाज एक ही है कि हुर्रियत और हुर्रियत के बताए हुए मार्ग पे जो भी व्यक्ति चले उनको राष्ट्रद्रोही की संज्ञा दे करके उनको जेल में डाल दें, उनको जो है सीधे जो है सजा मिले। लेकिन एक चीज आज मैं कह सकता हूँ कि कश्मीर की रास्ते में, कश्मीर में अमन और शांति के रास्ते में आज देश एक बहुत बड़ा कांटा निकल चुका है जी। आज कश्मीर से अगर एक जो है भारत विरोधी गतिविधि का मुखिया जी, वो और पाकिस्तान के टुकड़ों पे पलने वाला एक व्यक्ति आज जो है वो दुनिया से रुखसत हो गया है। ये कश्मीर की शांति में मुझे लगता है एक बड़ा योगदान साबित होगा। धर्मेंद्र जी, मैं इस खबर पे आपसे और कुछ बात कर रहा हूं
आज मैं कश्मीर के कई पत्रकारों से, कुछ ऐसे कुछ जूनियर पत्रकार हैं जिनको मैं जोड़ना चाहता था अपने साथ स्क्रीन पर, जो मैंने बात की तो उनके दिल में एक बड़े दुख का भाव दिख रहा था। तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि स्थिति को कंट्रोल करने के लिए कर्फ्यू जैसी स्थिति बना दी गई है, इंटरनेट सेवाएं जो हैं बिल्कुल सस्पेंड स्थिति में रखी गई हैं। बड़ा सवाल है कि आज भी, मैं इसलिए ये बात बता रहा हूं कि आज भी ये जो कट्टरपंथी ताकतें हैं, जो पाकिस्तान परस्ती के सबसे बड़े मानक के चले जाने के बाद ये सरगर्म न हो, इसलिए उनकी थाह लेने के लिए ऐसी स्थिति बनाई गई है। हालांकि कश्मीर में सूरत हाल अभी तक ठीक है, जो हमें सूचना मिल रही है। तो क्या माना जाए, जैसा कि आपने कहा कि एक बहुत बड़ा कांटा चला गया, इस कांटे के चले जाने के बाद और पाकिस्तान में मातम पुरशी के जोरदार स्थिति में जो अभी पाकिस्तान चल रहा है और इमरान खान के बयान आ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि अहमद शाह गिलानी का स्थान कोई दूसरा हुर्रियत नेता लेने जा रहा है क्या? देखिए, वो तो जो है उनमें आपस में जो है खींचतान, हुर्रियत जो है वो कई धड़ों में जो है बढ़ता हुआ, अब जो है हुर्रियत जो है अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ेगा। हुर्रियत का अब कुछ बचा नहीं है देश में। हुर्रियत कश्मीर में जो है वो अपने आखिरी सांसें गिर रहा है। और अहमद शाह गिलानी के जाने के बाद सैयद जफर गिलानी भी उनके जो है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब कोई उसमें जो है उसको कर पाए, क्योंकि भारत सरकार की जो नीतियां हैं, धारा 370 की और 35A की समाप्ति के बाद कश्मीर में जो अमन की जो बयार बही है, मुझे लगता है वो बयार आगे जाएगी और किसी भी राष्ट्र विरोधी या पाकिस्तान के प्रायोजित जो आतंकवाद के जो उनके नुमाइंदे थे, जिनके द्वारा उनकी फंडिंग होती थी, वो रास्ते बंद हो गए हैं। और चूंकि जो है भारत सरकार की अनेक संस्थाएं वहाँ पे जो है विकास के कार्य तो हो ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल लोग हैं, उनके ऊपर भी आप देख रहे होंगे कि उनको जो है ब्लैकलिस्ट किया जा रहा है, उनके ऊपर छापे मारे जा रहे हैं, उनकी संपत्तियां सील की जा रही हैं। ये कश्मीर एक बदलाव के दौर में है, और कश्मीर जो बदलाव के दौर में है, आज कश्मीर जो है वो इन लोगों के हिसाब से नहीं चलेगा। पत्थरबाजी वहाँ आप देख रहे हैं 370 की समाप्ति के बाद से खत्म हो गई है। और मुझे लगता है कि कश्मीर में फिर से जो है कश्मीरियत और जमहूरियत का राज जो है वो कायम हो रहा है। पाकिस्तान की जो चालें हैं, पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेनकाब हो चुका है। जिस तरीके से वहाँ पे जो है जैश और जो है हक्कानी नेटवर्क और ये जो है अभी तालिबान के साथ जिस तरीके से उनकी जुगलबंदी चल रही है, आप ये भी देख रहे हैं कि अमेरिका ने तालिबान से अफगानिस्तान से सेना निकाल करके सीधे पाकिस्तान में शिफ्ट कर दी है। इसका मतलब ये है कि अमेरिका अब जो है वहाँ पे, हाँ, ये एक बहुत बड़ा खतरा पूरी दुनिया पे मंडरा रहा है कि अगर यही चलता रहा तो पाकिस्तान के परमाणु हथियार जो हैं, अगर इन लोगों के हाथ आए, जो इस तरह के जो आतंकवादी संगठन है जो क्योंकि अब सत्ता में आ रहे हैं वो लोग, उनके हाथ आए तो दुनिया का क्या होगा। इसकी चिंता जो है मुझे लगता है कि पूरी दुनिया को हो रही है। और ये जो चंद मुट्ठी भर गद्दार थे भारत की संस्कृति को वो मिटा नहीं पाएंगे। और वहाँ की जो राजनेता है, क्योंकि वहाँ संरक्षण होता था, महबूबा मुफ्ती की चाहे सरकार रही हो, चाहे फारूक अब्दुल्ला की सरकार रही हो, ये जो हुर्रियत के जो नेता रहे हैं, इनके लिए जो है वो दावतें सजती रही हैं, इनको संरक्षण मिलता रहा है। अब ऐसा संरक्षण का कोई वहाँ कोई संभावना नहीं है मुझे लगता है कि। लेकिन ये जरूर आप कह रहे हैं कि जिस तरीके से धारा 144 की बात हो रही है या इसमें हो रही है, तो ये वही देश है कि अफजल गुरु के लिए लोग जो है वो किस तरीके की जो है मातम की सभाएं करते हैं। एक आतंकी की जो है शव यात्रा में किस तरीके से बंबई में जो है लाखों लोग कट्टरपंथी इकट्ठा हो जाते हैं। तो ये तो लेकिन उस टाइम की सरकारें, उनके अंदर वो इच्छा शक्ति नहीं थी जो आज वर्तमान में भारत के अंदर है। मुझे नहीं लगता कि अब कोई ऐसा कर पाएगा। और नहीं तो आप देखेंगे कि जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बाकायदा 2 बार के मुख्यमंत्री रहे और 2 राज्यों के गवर्नर रहे, उनकी शोक संवेदना में वहाँ के जो है कुलपति के विरोध हो जाता है। तो ये देखना होगा, हम सभी की जिम्मेदारी बनती है कि क्योंकि पत्रकार समाज का आईना होता है और मीडिया संस्थान जो है इस बात को जो है उठाते हैं तो सरकार तक बात पहुंचती है कि ये जो गतिविधियां करने वाले लोग हैं इनको चिन्हित किया जाए और इनके ऊपर जो है कार्रवाई होती रहे। और एक नागरिक के तौर पर, एक पत्रकार के तौर पर
धर्मेंद्र जी, मुझे बहुत सुकून हुआ कि आपने ये मान लिया कि यह व्यक्ति वयोवृद्ध था, लेकिन था देश के लिए गद्दार। नहीं, ये तो हमेशा से ही मानते आए हैं जी। क्योंकि हम तो हमेशा से ही मानते गए हैं कि कश्मीर में जो है कश्मीरियत का सबसे बड़ा दुश्मन कोई था तो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और उसकी जो जड़ें थी, उसके जो पूरे हुए पीस थे वही थी। बशर्ते ये है कि सरकार की इच्छा शक्ति कम थी कि 5 लाख कश्मीरी पंडितों को वहाँ से, आज जो है प्रत्येक भारतवासी को समझ लेना चाहिए कि जब तालिबान अफगानिस्तान में किस तरीके से अफगान नागरिक दर की जो है वो देखिए किस तरीके से भागने की फिराक में, वो तो मुस्लिम राष्ट्र है। आज हमें ये दर्द समझ में आना चाहिए क्योंकि उस टाइम पे हम लोगों को उतना समझ में नहीं आया था। आज दुनिया को समझ में आ रहा होगा कि वो 5 लाख कश्मीरी पंडित जब अपने ही देश में अपने घर से निकाले गए तो उनकी दशा कैसी रही। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने एवी स्टार न्यूज़ के साथ बात की और ये माना कि ये गिलानी इस देश के लिए, हमारे देश के सिरमौर कश्मीर के लिए नासूर था। हमें भारतीय संस्कृति पर भरोसा है और संस्कृति का पालन करना, परंपरा का निर्वहन करना हमें आता है, लेकिन हम उस व्यक्ति को श्रद्धांजलि नहीं दे सकते जो देश का गद्दार हो और देश के दुश्मन के साथ गलबहियां करता हो। बड़ा सवाल है, गिलानी अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन कश्मीर में अगर इनके न रहने से शांति आती है तो ये अवसर कम से कम हम मातमपुरसी में नहीं गवा सकते। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एवी स्टार न्यूज़, जुड़े रहिए हमारे साथ। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।